Okay, so let us revise quickly what we have learned in the last session. तो पिछले सेशन में हम लोगों ने वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स कैसे फाइंड करना है वो देखा था. एंड जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन, व्हाट यू हैव लर्न सो फार इन स्कूल लेवल फिजिक्स इज, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है फ्रॉम सम पॉइंट P टू अनदर पॉइंट Q, तो इस पे एक फोर्स आप लगाते थे और देन यू यूज्ड टू से दैट वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये सबसे बेसिक सिंपल केस था जिसमें फोर्स ये कांस्टेंट था, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एट एवरी पॉइंट वाज सेम. अगर हर पॉइंट पे 10 न्यूटन तो 10 न्यूटन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, राइट. अब एज आई टोल्ड यू, ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स इज चेंजिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल फोर्स. व्हेन द फोर्स चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज वेरिएबल फोर्स. तो कहीं पे 9 न्यूटन, कहीं पे 10 न्यूटन, कहीं पे 10.1 न्यूटन, कहीं पे 10.001 न्यूटन. ऐसे केसेस में वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं? तो देयर आर बेसिकली टू मेथड्स. तो to find out work done by a variable force, there are two methods. One is graphical method. Graphical method में आप work done find करोगे with the help of graph. Idea is the same. Idea ऐसा था कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली P पॉइंट पे है, उसको आपको डिस्प्लेस करना है Q पॉइंट पे, तो आप उस पे फोर्स लगाओगे. तो ऑब्जेक्ट को P से Q पे लेके जाने के लिए यू विल अप्लाई अ फोर्स, बट दिस टाइम फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, फोर्स इज चेंजिंग विद डिस्टेंस एंड दैट इज गिवन बाय दिस ब्लू लाइन इन द कर्व. तो हमारा अप्रोच क्या था? हमारा अप्रोच ये था, डायरेक्टली टोटल वर्क डन निकालना पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो फोर्स है, इसका जो आप शेप देख रहे हो, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो आप डायरेक्टली वर्क डन नहीं फाइंड कर सकते. तो व्हाट वी डिड वाज, हमने बोला कि P से Q अगर ये जा रहा है तो हम इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल इनफिनाइट सिमिलर डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड कर लेंगे. हम बोलेंगे कि P से Q तो गया, बट बाय टेकिंग वेरी वेरी स्मॉल स्टेप्स, dx 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 एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो हमने P से Q टोटल डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में अज्यूम किया है. अब जब ऑब्जेक्ट P से Q जा रहा था, तो आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन बिकॉज़ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो द आइडिया इज, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम वाज कि हमको वर्क डन निकालना है. दिस इज डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, दिस इज फोर्स एक्सिस. प्रॉब्लम ये था कि जो फोर्स है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसका कुछ शेप है जो हम डायरेक्टली एरिया अंडर द कर्व से नहीं कर सकते. पार्टिकल जो था वो इनिशियली था P पॉइंट पे, तो पार्टिकल वाज एट पॉइंट P इनिशियली. तो अकॉर्डिंग टू the real situation or according to the graph, you can see particle was initially at point P, then finally it has to reach point Q. जब ये पार्टिकल P से Q जा रहा है, it will be somewhere in between, वो बीच में कहीं होगा, और उस पॉइंट को हमने नाम दिया था A, राइट. अब A से हमको पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है B पे थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx. तो पार्टिकल को A से हमको लेके जाना है B तक थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx. तो यहाँ पे भी हम वही दिखा सकते हैं, सेम पोजीशंस हियर, राइट. अब ये डिस्प्लेसमेंट हमने वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर क्यों किया है? बिकॉज एज यू नो, ये शेप वेल डिफाइंड नहीं होने की वजह से हम पूरे डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम अज्यूम कर ले, तो एट एनी पॉइंट A पॉइंट पे जितना फोर्स लग रहा है, लेट अस से F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज एट पॉइंट A. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स विल रिमेन मोर और लेस द सेम. कांस्टेंट फोर्स मान सकते हो, अज्यूम कर सकते हो. कांस्टेंट फोर्स नहीं है, बट यू कैन अज्यूम द फोर्स टू बी कांस्टेंट. और अगर आपने फोर्स को कांस्टेंट मान लिया था, तो उस केस में ये जो स्ट्रिप है, दिस इज रफली अ रेक्टेंगल, अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल. और इस केस में वर्क डन टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाज F dx. दैट वाज नथिंग बट एरिया ऑफ द स्ट्रिप.
एरिया ऑफ द स्ट्रिप, ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपको मिला है ए बी डैश और ए डैश, राइट, तो ये आ गया आपका वर्क डन। आपको चाहिए था टोटल वर्क डन, तो आप बोलते हो कि हमने पूरे ही डिस्प्लेसमेंट को dx 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 में डिवाइड करके रखा है, तो हम हर बार एवरी टाइम द पार्टिकल मेक्स डिस्प्लेसमेंट, हम हर डिस्प्लेसमेंट के लिए वी विल फाइंड आउट दिस एरिया, और हम सारे के सारे एरिया को फाइंड करने के बाद उन सबका कर लेंगे एडिशन, तो हमको मिल जाएगा टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन के लिए आप बोलोगे कि हमको फाइंड करना है, व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड इज टोटल वर्क डन में एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। फिजिक्स में समझना जरूरी है, बाकी ठीक है, लिखना लिखना सब आता है। प्रॉब्लम, पहले तो प्रॉब्लम समझा के आपको प्रॉब्लम क्या था, हमको क्या चाहिए, टोटल वर्क डन टू मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम पी टू क्यू, राइट। अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो प्रॉब्लम ही नहीं था, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट होता आप बोलते फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो फोर्स क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल में भी अलग अलग केस आते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ तो ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रेपेजियम भी नहीं है, तो ये ऐसा एक फोर्स है जो वेल डिफाइंड नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है, करेक्ट। द प्रॉब्लम हियर इज कि टोटल वर्क डन निकालेंगे कैसे, फिर हम बोलेंगे एक काम करते हैं, पूरे डिस्प्लेसमेंट को इमेजिन करो कि वो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड कर लिया, मतलब पार्टिकल इज मूविंग थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx 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 dx, तो हर बार जब वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेगा तो वर्क डन कितना, dw। इसको हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए यू कैन सी स्मॉल चेंज के लिए फोर्स इज रफली कांस्टेंट, हर बार स्मॉल चेंज के लिए फोर्स इज रफली कांस्टेंट, तो उसकी वजह से हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकाल सकते हैं, और हम बोलेंगे टोटल वर्क डन। अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो ये सारे के सारे जो स्मॉल वर्क डन किए इन सबको ऐड कर दो, लेकिन एडिशन की जगह पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि वी हैव टेकन वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, ये जो हमने बोला ना dx 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 dx, these are very very large number, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन आपको मिलेगा एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ये पूरा एरिया, राइट। इसको एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करते हैं वो हम टुडे और टुमारो, मतलब इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन, तो एग्जैक्टली यू विल नो कि हाउ टू डू दिस वाया इंटीग्रेशन, राइट। देन अगले टॉपिक में व्हाट वी सॉ वाज, इन द नेक्स्ट टॉपिक वी सॉ हाउ टू फाइंड आउट बाय मैथमेटिकल मेथड, राइट। तो मैथमेटिकल मेथड में एक ही डिफरेंस है, मैं आपको वी विल गो थ्रू इट अगेन प्रॉपरली। So in case number 2, you want to find out work done, but now you want to find out work done via mathematical method. There is a very small change, very small difference. तो पहले मैं आपको सिचुएशन समझा देता हूँ। सिचुएशन मोर और लेस वही है, पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन था P, फाइनली आपको पार्टिकल को लेके जाना है Q पे, तो ये है आपके पास पार्टिकल यहाँ पे P पे इनिशियली, ये पार्टिकल का मतलब ये मोशन का ओरिजिन। तो अगर आपको वेक्टर्स चैप्टर याद है तो किसी भी पार्टिकल का पोजीशन आप वेक्टर से भी बता सकते हो, उसको आप बोलते हो पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड एंड्स एट द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ऐसा है कि ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इनिशियली x1 बार, इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1। फाइनली कहां जाने वाला है पार्टिकल, Q पे, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर विल बी x2 बार व्हिच मींस दैट दिस इज x2 पोजीशन, राइट। तो अब पहले कभी भी आंसर करने से पहले सिस्टम को एक्सप्लेन करो। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट initially at point P, the position vector of the particle at point P
is given by x1 बार, राइट। आपको क्या करना है, आपको फाइनली इस पार्टिकल को P से Q पे मूव करना है। We want to move this particle to new position Q, whose position vector is x2 बार, राइट। जब आप P से Q लेके जा रहे थे तो A बीच में एक पॉइंट आया, A इंटरमीडिएट। सो लेट द पार्टिकल is at point A at some instant of time, और जब पार्टिकल A पे था तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल एट A is given by F. So let F be the force acting on the particle at point A. ओके, अब आप बोलोगे आपको इस पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देना है और उसको नया पोजीशन पे ले जाना है B पे, राइट। बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल, आप बोल सकते हो कि फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। सो यू कैन से if the particle is moved to point B through small displacement dx, then the force acting on the object can be taken to be constant। और याद रखना ये कांस्टेंट सिर्फ इसके लिए है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल, राइट। देयरफॉर वर्क डन in moving the object is, as I told you, small amount of work will be done। और देखो डिफरेंस क्या है, अब यहाँ पे आप ग्राफ की कहीं पे बात ही नहीं कर रहे हो, whereas in the previous case you were talking about graph। तो यहाँ पे मैथमेटिकल मेथड में ग्राफ की बात ही नहीं करोगे तो आप वर्क डन का डेफिनेशन यूज करोगे, which is फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये 10 तक, उसके आगे फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर F बार डॉट dx बार। अब ये डॉट क्यों लगा रहे हैं, स्पेसिफिकली those who are doing JEE NEET, you will understand very soon। आपको समझेगा कि क्यों डॉट प्रोडक्ट, बाकी जिनका नहीं है उनको मैं रफली बता देता हूँ अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि दिस इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ स्टेट बोर्ड सिलेबस, तो मैं बता देता हूँ फिर भी। देखो क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो मुझे इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेगा। फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, राइट। बट रियल लाइफ में यू नो अ लॉट ऑफ मोशन जहां पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी क्रिकेट में पिच को ड्राई करते हुए देखा होगा, उसके ऊपर रोलर घुमाते हैं, they push a roller, the force is not like this, force is here and object moves along x, so there is some angle between force and displacement। या फिर आपने कभी किसी को कोई एक गाड़ी को खींचते हुए देखा होगा, they pull it from here, मतलब बेसिकली फोर्स यहाँ पे है, इसको व्हील्स है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ जा रहा है, मतलब देयर इज सम एंगल थीटा, राइट। तो दैट इज व्हाई यू राइट इट इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये आएगा f dx cos थीटा। ओके, तो एंगल पे डिपेंड करेगा कितना वर्क डन।
अगर दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम वर्क इज डन, क्योंकि एफ डी एक्स कॉस थीटा अगर एंगल दोनों में 0 है, cos 0 1 है, तो मैक्सिमम वर्क इज डन. So for a given displacement, maximum work is done if displacement and force are in the same direction. Good. Up. As far as your state board is concerned, that's it. इतना ही आपको पता होना चाहिए. आगे ये तो हो गया work done to move object from A to B through a small displacement dx. Total work done. So total work done to move object from P to Q is वही सेम स्टोरी विल रिपीट. इंटीग्रेशन कहां से, P से Q dw which is equal to integration, but dw is f bar dot dx bar. P पे पोजीशन वेक्टर क्या था, x1 बार, मतलब लोकेशन इज x1, और Q पे x2, तो यहाँ पे आप लिखोगे x1 to x2. दैट्स इट, हो गया टोटल वर्क डन. अब आपको अगर एंगल दिया होगा दोनों फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट का, तो आप यहाँ पे एफ डी एक्स कॉस थीटा लिखोगे. आपको बोला होगा कि पार्टिकल को आप 2 मीटर से 10 मीटर पे लेके जा रहे हो, तो 2 to 10. फिर आपको फंक्शन का फॉर्म पता होना चाहिए, मतलब फंक्शन डिस्टेंस पे डिपेंड कैसे करता है. हो सकता है फंक्शन f इज 2x स्क्वायर प्लस 3x, ऐसा भी हो सकता है. तो फिर इंटीग्रेट करोगे. वी विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम टुडे और टुमारो में भी, राइट. तो इतना ही डिफरेंस है, दैट्स इट. मैथमेटिकल मेथड में you will purely use integration and dot product, and graphical method में you will solve this with the help of graph. Done. Okay, so now अभी तक हमने जितने भी टॉपिक कवर किए हैं, let us solve problems on that. So example number 4.1, a hose pipe used for gardening is ejecting water horizontally at the rate of 0.5 meter per second. Area of the bore of the pipe is 10 centimeter square. Calculate the force to be applied by the gardener to hold the pipe horizontally stationary. Have any one of you done gardening? One. Have you washed your vehicle sometimes with the help of pipe? तो क्या होता है कि वो पाइप में से जब पानी बाहर आएगा, एक्शन, वो एक्शन का रिएक्शन होगा पाइप पे, एंड पाइप विल बी पुश्ड बैक. उस पाइप को पीछे नहीं आने देना है, तो जितना रिएक्शन है उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा. और रिएक्शन कितना, जितना एक्शन. सिर्फ एक्शन और रिएक्शन में डायरेक्शन का ही तो डिफरेंस होता है, दैट्स इट. तो अगर आपको एक्शन मिल गया तो उतना ही रिएक्शन है और उतना ही फोर्स गार्डनर को लगाना पड़ेगा, सो दैट द पाइप डजंट गो बैक. अगर ज्यादा लगा दिया फोर्स तो पाइप विल गो फॉरवर्ड, कम लगा दिया तो पाइप विल कम बैकवर्ड. तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि एक्शन या रिएक्शन कितना. फॉर दैट पहले सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं, समझ लेते हैं. मान लो ये हॉस पाइप है, ओके, दिस इज हॉस पाइप विद सम क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और एरिया ऑफ द पाइप आपको दिया है. तो गिवन क्वांटिटीज में हम देख लेंगे क्या क्या दिया है. अब इसमें से आ रहा है पानी बाहर. यू हैव वाटर which is coming out from this pipe. So you have water coming out from here. Or definitely you need to understand one thing very clearly, or that is you should know ये जो पानी का स्ट्रीम बाहर आ रहा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना. जितना पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, उतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाटर के बीम का भी होगा. ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आपके पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का पाइप है और पानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का बाहर निकल रहा है, नहीं हो सकता. तो थिंक लॉजिकल. क्यों? बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड व्हाई. अब आपको क्या दिया हुआ है गिवन में. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया है रेट ऑफ वाटर कमिंग आउट, इजेक्टिंग वाटर हॉरिजॉन्टली एट अ रेट ऑफ
0.5 मीटर पर सेकेंड। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको क्या दिया है समझ में नहीं आ रहा है। लुक एट यूनिट्स, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, पानी के बाहर आने का वेलोसिटी, मतलब v इज गिवन टू यू, तो v इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। एरिया ऑफ द बोर ऑफ पाइप, मतलब ये जो पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 पावर -2 मीटर, और इसका भी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर, मतलब 10 पावर -3 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट यू नो। अब और आगे आपको क्या फाइंड करना है, फोर्स। यू आर सपोज टू फाइंड आउट फोर्स अप्लाइड बाय द गार्डनर, तो आपको फाइंड करना है फोर्स। विच फॉर्मूला विल यू बी यूजिंग? Force is equal to m, मतलब आप मास इंटू एक्सेलरेशन ही बता रहे हो मुझे। v अपॉन टी इज एक्सेलरेशन। यू आर राइट, बट थोड़ा अलग तरीके से बोलना चाहिए। mv by t मतलब यू आर सेइंग मोमेंटम अपॉन टाइम। यू शुड से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम बाय न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है आपको? द फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब एक चीज याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस एंड टू रिमेंबर दिस। जब आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो dp बाई dt, इस केस में आप लेते हो एक ऑब्जेक्ट जो मूव हो रहा है विथ सम वेलोसिटी v, राइट, और आपने फोर्स लगा दिया तो उस फोर्स ने वेलोसिटी को चेंज किया, राइट। मतलब इनिशियल वेलोसिटी u था तो फोर्स लगाने के बाद वो हो जाएगा v। फिर आप बोलते हो बट वेट अ मिनट, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। फिर आप बोलते हो मास तो कांस्टेंट है बाहर, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। फिर आप बोलते हो मास इनटू एक्सेलरेशन, बिकॉज मास इज नॉट चेंजिंग, दैट इज व्हाई कांस्टेंट उसको डेरिवेटिव के बाहर लिखा है। दैट वाज हाफ स्टोरी। मैं आपको बता रहा हूं बी केयरफुल हियर बिकॉज दैट इज नॉट कंप्लीट थिंग। यहाँ पे ध्यान दो तो समझेगा आप। The thing is, force is dp by dt, but momentum आपके पास है mass into velocity। अब आपको डेरिवेटिव का एक प्रोडक्ट रूल है पता होना चाहिए। अगर आपके पास दो पैरामीटर्स है u और v, और दोनों के दोनों कांस्टेंट नहीं है, तो आप पहले को एज इट इज रखते हो, दूसरे का डेरिवेटिव लेते हो, प्लस दूसरे को एज इट इज रखते हो, पहले का डेरिवेटिव लेते हो। ये पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे यहाँ पे, मतलब आप मास को एज इट इज रखोगे, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लोगे, प्लस वेलोसिटी को एज इट इज रखोगे, मास का डेरिवेटिव लोगे, करेक्ट। अब पिछले केस में आपने बोला कि मास कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, फोर्स लगा दिया तो मास थोड़ी चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, वेलोसिटी। तो आप बोलते हो dm by dt इज 0। यहां पे वैसा नहीं है। यहां पे इनफैक्ट इफ यू नोटिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यहां पे उल्टा है, वेलोसिटी ऑफ द वाटर कमिंग आउट इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे v इज कांस्टेंट, मतलब dv by dt इज 0, बट v is constant, that is dv by dt is 0। therefore you will have force F equal to पहला टर्म 0, दूसरा टर्म v dm by dt। यहां तक क्लियर? पहला टर्म 0 क्यों आया? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, इसलिए पहला टर्म 0 आया। दूसरे टर्म में v dm by dt, v कांस्टेंट है वो बाहर है, मास आप बोलोगे मास कब से चेंज हो गया? चेंज हो रहा है ना मास। कैसे चेंज हो रहा है? वाटर इज कमिंग आउट पर सेकेंड। बट वेट अ मिनट, डू यू रिमेंबर, अब मास का इंफॉर्मेशन है कि हमको बताया है कि कितने किलोग्राम वाटर पर सेकेंड बाहर आ रहा है। अगर बताया होता कि 2 किलोग्राम पर
मिनट इज कमिंग आउट, 2 किलोग्राम पर सेकेंड इज कमिंग आउट, मतलब आपके पास क्या दिया होता, dm/dt, लेकिन कुछ भी नहीं बताया है। तो फिर अब प्रॉब्लम यह है कि सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि मास का कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है हमारा पास, पाइप में से कितना मास पर सेकेंड बाहर आ रहा है। तो एक काम करेंगे, बट डू यू रिमेम्बर डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हो, मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है, इसके लिए मैं कैपिटल लिख रहा हूं। ओके, देन मास m इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, अदरवाइज विल बी अ ट्रबल। अब व्हाट यू कैन से इज, ये जो फोर्स का फॉर्मूला बचा, वहां पे आप मास की जगह पे लिखोगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। Therefore, you will write down force equal to V dm/dt, so d dt of m, but m is density into V. Correct? Now, density किसका डेंसिटी, वाटर का? यस। अभी ऐसा होगा कि डेंसिटी चेंज होगा? नहीं होता है कि पानी का डेंसिटी चेंज? नो। तो डेंसिटी इज कांस्टेंट, तो डेंसिटी डेरिवेटिव के बाहर। Okay, now I want to know one thing. What do you mean by density? What do you understand by density? Huh? What amount of chini liquid can be occupied In yes, unit container. Two corrections. What amount की जगह पे how much mass? There are two types of densities by the way. एक तो आप बोलते हो कि मुंबई का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू अस। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। वैसे ही उसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी, क्योंकि वहां पे नंबर की बात कर रहे हो। वैसे ही अगर आपने एक क्यूब लिया या फिर आपने यूनिट वॉल्यूम लिया, यूनिट वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम शुड बी 1 मीटर क्यूब। तो मैंने एक क्यूब लिया जिसका लेंथ 1 मीटर है, क्योंकि अगर लेंथ 1 मीटर है तो वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हो, लेंथ क्यूब साइड क्यूब, है ना, साइड क्यूब। तो अगर मैंने 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का क्यूब लिया और इसको मैंने वाटर के साथ कंप्लीटली भर दिया, तो इसमें पूरा 1000 किलो जाएगा, 1 टन। दैट इज व्हाट यू मीन बाय डेंसिटी, हाउ मच मास इज देयर इन यूनिट वॉल्यूम। अगर आपने इसको पेट्रोल से भर दिया तो पता है पेट्रोल का डेंसिटी कितना है? नहीं? When next time you go to petrol pump, वहां लिखा होता है 700 समथिंग या फिर 900 समथिंग, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पेट्रोल यू आर यूजिंग। तो देख लेना लेडेड है या अनलेडेड है, उसमें डिपेंड करता है उसके ऊपर। अगर आपने इसको पूरे बॉक्स को मर्क्यूरी से भर दिया 13,600, 13.6 टन, राइट? तो नेक्स्ट टाइम यू रिमेंबर मर्क्यूरी या फिर वाटर या एनी डेंसिटी इज हाउ मच मास यू कैन पुट इन यूनिट वॉल्यूम। लेकिन गैसेस के केस में होता है नंबर डेंसिटी, क्योंकि गैस का मास हम मेजर नहीं कर सकते। तो व्हाट वी से इज हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर देयर पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हो नंबर डेंसिटी। दोनों के डायमेंशंस डिफरेंट है। मास डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब मास इज m⁻1, वॉल्यूम इज L⁻3, तो m1L-3 मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और नंबर डेंसिटी इज जस्ट 1 अपॉन वॉल्यूम, मतलब इट इज जस्ट L⁻3, मतलब 1 अपॉन मीटर क्यूब। सो एनीवेज, तो ये पता होना चाहिए। वेल, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में हमको फोर्स निकालना था। अब वॉल्यूम ये कांस्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है बताता हूं। डेंसिटी कांस्टेंट था, बाहर लेके आए। टेल मी वन थिंग, किसकी बात चल रही है यहाँ पे, कौन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? वाटर, राइट। dv/dt मतलब 1 सेकेंड में
कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पाइप से बाहर निकलेगा, कितना वॉल्यूम, राइट। तो एज आई टोल्ड यू, अगर पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो जो वाटर बाहर निकल रहा है उसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। लेट अस से कि 1 सेकेंड में या टी टाइम में ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ कवर किया वो है n, तो हाउ मच वॉल्यूम इज कमिंग आउट, हाउ डू यू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? क्वेश्चन समझे नहीं आप, मैं ये बता रहा हूं आपको, डीवी बाई dt मतलब क्या, हाउ मेनी वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कमिंग आउट पर सेकेंड। 1 सेकेंड में पाइप से कितना वॉल्यूम बाहर निकला पानी का, राइट। 1 सेकेंड में, मान लो 1 सेकेंड में इसने डिस्टेंस कवर किया L, किसने, पानी ने, और एरिया इस, ये जो वाटर का बीम बाहर आ रहा है उसका एरिया कितना, A, तो वॉल्यूम कितना आएगा, A इंटू एल, A इंटू एल, तो स्पीड रो, और ये आएगा A इंटू एल, राइट। वॉल्यूम विल बी एरिया इंटू लेंथ, करेक्ट। पाइप का एरिया चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो वाटर का जो स्ट्रीम बाहर आ रहा है उसका एरिया चेंज होगा क्या, नहीं, तो एरिया इज कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर, दिस इज बी रो ए dl by dt। but wait a minute, what is L, distance, what is rate of change of distance, velocity। तो ये वापस से है आपके पास स्पीड मतलब वेलोसिटी, तो ये आपको मिल जाएगा रो ए बी स्क्वायर। ये आपको मिल गया फोर्स का फॉर्मूला। ये कौन सा फोर्स है, एक्शन है। अगर इतना एक्शन है तो इतना ही रिएक्शन होगा और इतना ही फोर्स गार्डनर को भी लगाना पड़ेगा, पाइप पीछे ना आए इसके लिए। तो फोर्स, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, अभी बताया मैंने, वैल्यू कितना, 1000, 10 पावर 3। व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 10 पावर -3, वेरी गुड, 10 पावर +3, 10 पावर -3 गया। v स्क्वायर, व्हाट वाज वेलोसिटी, 0.5, उसका स्क्वायर 0.25, तो 0.25 न्यूटन शुड बी द फोर्स exerted by gardener on the pipe so that the pipe doesn't come back. Simple. Next question. 3 identical point masses are fixed symmetrically on a periphery of a circle. Obtain the resultant gravitational force on any point mass m at the center of the circle. Extend this idea to more than 3 identical masses symmetrically located on the periphery. How far can you extend this concept? Where the question समझ लो, it is theoretical question थोड़ा सा, बाकी vectors लगेगा हमको। 3 identical point masses are fixed symmetrically on the periphery of a circle, मतलब circumference of circle पे 3 identical masses है, it is important। तो आपके पास basically you have 3 identical masses। तो लेट अस टेक दिस एज अ सर्कल, इसके पेरिफेरी पे, इसके सर्कमफरेंस पे आपके पास है 3 आइडेंटिकल मासेस। सो यू हैव 3 आइडेंटिकल मासेस प्लेस्ड फिक्स्ड सिमेट्रिकली। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिकली प्लेसिंग, फिक्सिंग, मतलब इक्वल डिस्टेंस तो रहेगा ही ना, कहाँ पे भी हो वो तो सर्कमफरेंस पे रहेगा, मतलब सेंटर से तो रेडियस पे रहेगा। मतलब यस, मतलब बेसिकली if you join lines from the center to that particle, these lines will divide the circle into 3 equal halves। इसका ये मतलब होता है, और इसका ये भी मतलब होता है कि each angle is 120, क्योंकि टोटल is 360, तो इम्पोर्टेंट है 360/3। तो दिस इज, याद रखना है 120 है, हमको लगने वाला है। आपको आगे बोला है ऑब्टेन द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी पॉइंट मास। ये आइडेंटिकल है तो इन सबका मास है m और n, और एक दूसरा ही पॉइंट मास है जो कहां पे प्लेस्ड है, इट इज प्लेस्ड एट द सेंटर। यहाँ पे एक पॉइंट मास है जो सेंटर पे प्लेस्ड है, और इसका आपको बोला है
दे आर टेलिंग यू इसका मास है कैपिटल M, कैपिटल M। ओके, इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है वो निकालना है आपको। उसके बाद बोला है कि इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करो, बाद में एक्सटेंड करेंगे, पहले पहला केस सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस गिव सम नेम्स और नंबर व्हाटएवर इट इज। ये ओरिजिन, ये मान लो A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, राइट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी वेक्टर अलोंग x एक्सिस है या फिर अलोंग y एक्सिस है तो इसके कंपोनेंट्स कभी होते नहीं है, क्योंकि अगर अलोंग x एक्सिस तो उसमें एक ही कंपोनेंट है अलोंग x, अगर एक वेक्टर अलोंग y एक्सिस है तो उसमें एक ही कंपोनेंट है अलोंग y। अब यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे एक मास है जो अलोंग y एक्सिस है। सबसे पहले चीज ये समझ लो, ग्रेविटेशनल फोर्सेस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव मतलब तीनों मासेस इस सेंट्रल मास को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। आप बोलो कि उल्टा पॉसिबल नहीं है क्या, ये कैपिटल M इनको अट्रैक्ट नहीं करेगा? करे। और इन दैट केस फिर आपको तीनों के तीनों एरोज अंदर की तरफ दिखाने पड़ेंगे। तो शो ईदर ऑल थ्री अवे और ऑल थ्री टूवर्ड्स। कोई अंदर कोई बाहर ऐसा करने गए तो आंसर गलत होगा, यू कैन नॉट डू दैट, राइट। अब ऐसा करते हैं, पहले तो लिख लेते हैं कि क्या है इस पे। लेट कैपिटल M बी प्लेस्ड एट द सेंटर O, राइट। लेट three identical masses be placed at points A, B and C respectively. Therefore total force on mass capital M will be due to masses at A, B and C। तो ये जो A पे मास है, जो B पे मास है और जो C पे मास है, वो तीनों के तीनों सेंट्रल पे फोर्स लगाएंगे ड्यू टू A, B एंड C, राइट। अब व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा और ये जो लाइन एक्सटेंड की है इट इज नथिंग बट एंगल बाइसेक्टर। ये टोटल एंगल कितना था? 120, तो उसका आधा 60। वेरी गुड, तो ये एंगल आ गया आपके पास 60 डिग्री। अब क्योंकि तीनों के तीनों मासेस सेंट्रल पे फोर्स लगा रहे हैं, तो यू नीड टू नो फर्स्ट फोर्स ऑन O ड्यू टू A इट इज इन दिस डायरेक्शन, और इसके होंगे दो कंपोनेंट। कौन से दो कंपोनेंट? कौन से दो? एक जाएगा यहां पे, ये कौन सा कंपोनेंट है? Y sin। हाउ डू यू डिफाइन कोसाइन? एडजेसेंट साइड अपॉन, तो एंगल को एडजेसेंट है तो कॉस कंपोनेंट होगा, तो दिस विल बी फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है? O पे। कौन लगा रहा है? A। फोर्स एक्टिंग ऑन O ड्यू टू A, उसका कौन सा कंपोनेंट? कॉस कंपोनेंट, कॉस 60 कंपोनेंट। सिमिलरली ये जो कंपोनेंट आएगा ये होगा फोर्स एक्टिंग ऑन O ड्यू टू A साइन कंपोनेंट, राइट। तो फोर्स का एडजेसेंट ऊपर का कॉस और नीचे का साइन। फिर आप बोलोगे ये 30 है तो मैं FOA cos 30 नहीं लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं इसको FOA, क्योंकि ये एंगल 30 है ना, 60 टोटल 90, तो ये कितना? 30, तो ये FOA cos 30 नहीं लिख सकते हो। What is FOA cos 30? √3/2. What is sin 60? √3/2. It's the same thing. It is the same thing. No problem. अब ऐसा है कि ये तो हो गया फोर्स ऑन O ड्यू टू A। Similarly, you have force acting on O due to B, right?
अब इसका भी वही सीन है, ये 60 तो ये भी 60, और ये जो आएगा यहाँ पे दिस इज अगेन फोर्स एक्टिंग ऑन O बट ड्यू टू B cos ऑफ 60, और यहाँ पे आपको मिलेगा फोर्स एक्टिंग ऑन O ड्यू टू B साइन ऑफ 60, राइट, गुड। और एक फोर्स है, कौन सा, नीचे, फोर्स एक्टिंग ऑन O ड्यू टू C, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसका तो एक ही कंपोनेंट है, तो कोई चिंता ही करने की बात नहीं है यहाँ पे, राइट। तो ऐसा है। अब फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड डिस्टेंस। अब देखो ये डिस्टेंस भी r, ये डिस्टेंस भी r, ये डिस्टेंस भी r, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज all these forces are same, but you can say force is proportional to product of masses upon distance square. Therefore, force acting on O due to C, force acting on O due to A, and force acting on O due to B, they are all equal but magnitude wise, not direction wise. अगर वो डायरेक्शन दोनों का इक्वल और अपोजिट हुआ तो कैंसिलेशन होता है, तो यहाँ पे टोटल कैंसिलेशन अभी तक हुआ नहीं, होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका डायरेक्शन कुछ और है, इसका कुछ और है, और अदर वन इज नेगेटिव y, नेगेटिव j कैप, राइट। ये कहाँ पे है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, i j दोनों कंपोनेंट होंगे। ये कहाँ पे है, सेकंड, इसमें भी दोनों कंपोनेंट होंगे, x नेगेटिव होगा और y, ये है नेगेटिव y में तीसरा वाला, राइट। तो डायरेक्ट कैंसिलेशन करना नहीं, तो पहले बता देना कि हाँ मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। अब मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, इसका मतलब ये, देयरफॉर FOA sin 60 और FOB sin 60 विल बी इक्वल बट अपोजिट, और ये हो जाएगा कैंसिल। क्यों इक्वल हुए, क्योंकि FOA और FOB सेम है, sin 60 तो वैसे भी सेम है, राइट। तो इसको मैं बोल दूंगा F, therefore FOA sin 60 is equal to F sin 60, and FOB sin 60 is F sin 60. Therefore, these two components will cancel out each other. These two components are equal in magnitude, but opposite in direction. Therefore they will, क्या होगा इनका, they will cancel out, हो गया cancellation, मतलब ये और ये हमारे किसी काम के नहीं। Now FOB cos 60 and FOA cos 60 are in the same direction. ओके, तो इनका रिजल्ट देख लेते हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे। अब आप बोलोगे बट FOA cos 60 and FOB cos 60 are in same direction, therefore resultant of these two is given by, therefore resultant of these two is, क्या लिखोगे यहाँ पे, FOA cos 60 plus FOB cos 60, लेकिन FOA क्या था, F, FOB क्या था, F, cos 60 कितना है, हाफ और हाफ, तो F/2 plus F/2 मतलब कितना, F, राइट, मतलब टोटल force in positive y direction is F. Okay, therefore total force along positive y axis is F, and force along negative y axis के along कितना फोर्स है, negative force along negative y axis
is also F. हाँ, क्या है? FOC, बट FOC भी तो F है। नीचे F, ऊपर FOB cos 60 प्लस FOA cos 60, इन दोनों का एडिशन भी तो F। ऊपर F, नीचे F, cancellation, right? Therefore there is no resultant force in vertical direction, and therefore total force is 0. Therefore total force acting किस पे? On the mass capital M at the center is 0. तो total force is 0, right? तो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और दो पार्ट है, देयर आर 2 मोर पार्ट्स। आगे बोला है आपको इसी आइडिया को एक्सटेंड करो और 3 से ज्यादा मास अगर हमने प्लेस किए सिमेट्रिकली तो क्या होगा? 3 से ज्यादा मतलब 4। तो हम देखेंगे बाद में क्या होता है 4 के लिए। फिर कितने इस कॉन्सेप्ट को कितना एक्सटेंड कर सकते हो? 5 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, इन्फिनिट रख सकते हो। तो दीज 2 पार्ट्स वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन।